हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं दिसंबर 2019 के हिंदी पेडागोजी लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कराने जा रही हूँ। यदि आपने बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर ज़रूर देख लें। सो गाइस, हम सभी जानते हैं हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आता है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। इसीलिए इसमें 30 में से 30 नंबर लाकर हम अपना टोटल स्कोर और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इसका हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। सो अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, अर्थात सिर्फ इन तीनों चीज़ों का अगर आयोजन कराएं तो बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीख जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत बनता है। सेकंड ऑप्शन है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। बिल्कुल, अगर हम इसको देखें तो भाषा की बारीकी मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर हम जानते हैं काव्यांश, गद्यांश आदि चीज़ें भी होती हैं। बारीकी अर्थात बच्चे की लिखावट, मतलब बच्चे को वर्तनी हो गई, उसकी शुद्ध करना, इन सभी चीज़ों का बच्चों को सही रूप से समझना आवश्यक हो जाता है। तो सो गाइज, ये ऑप्शन सही लगता है हमें। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, दूसरों के अनुभव से जोड़कर सवालों के जवाब देना। सो गाइज, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दूसरों के अनुभवों से जुड़कर, है ना, हमें कोई खुद का अनुभव नहीं हुआ है भाषा सीखने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। केवल लिखकर, तो गाइज मैंने कल आपको बताया था, अगर किसी भी क्वेश्चन में केवल, मात्र ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो वो ऑप्शन डेफिनेटली गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107 से पहले देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण का बोध करना। ठीक है। सेकंड है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। थर्ड है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना, अर्थात सिर्फ एक नज़र मारकर ही हम पता लगा लें कि इस पाठ की विषय वस्तु क्या होगी। तो ये हमारे उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है। तो गाइस, अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले लगा देते इसके आगे क्या शब्द सही बैठेगा। ठीक है। तो पहला है, एकमात्र उद्देश्य है। मैंने बताया था अगर आपको मात्र, केवल, तो ये वैसे गलत हो गया। आगे देखते हैं, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, आगे हम अगर ये लाइन लगा के देखें, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो गाइज, ये बिल्कुल सही लग रहा है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये गलत हो गया। सर्वाधिक, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट उद्देश्य सही है। सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सो गाइज, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गाइज, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का अर्थ क्या है? जब बच्चे को हम कहते हैं कि वो पढ़े तो हमारा उसका अर्थ क्या है? पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। गाइस, देखते हैं पढ़कर समझना। पढ़कर समझने का अर्थ है कि बच्चा, अगर बच्चे को हम पढ़ने को कह रहे हैं तो वो समझे, जो उसने पढ़ा है वो उसको समझे भी, है ना। सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ पढ़ता जा रहा है, उसको पता ही नहीं वो जो पढ़ रहा है वो क्या है ना। तो ये ऑप्शन पढ़कर समझना हमें सही लगता है। सेकंड है, वर्णमाला का ज्ञान, छोटे आ, बड़ा आ, इसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। ठीक है, मगर पढ़ने का सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि उसको वर्णमाला का ज्ञान हो जाए। सिर्फ वाक्यों को पढ़ना भी गलत हो गया और शब्दों को पढ़ना भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है पढ़कर समझना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 109 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है।
तो किस चीज़ की ओर संकेत करता है? अगर किसी पोयम में अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी बोलते हैं हम, अब मतलब अभी भी वो चीज़ प्रोसेस हो रही है, तो उस चीज़ में बिना रुके चलने वाली किसी भी क्रिया का भाव निकल रहा है या नहीं? तो पहला ऑप्शन है व्याकरणिक ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन है भाषा की बारीकी, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषा और फोर्थ ऑप्शन है भाषा संरचना। सो गाइस, हम ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अभी भी, ठीक है, तो हम अभी भी में इसमें ध्यान देंगे कि भाषा की बारीकी की बात की जा रही है, व्याकरणिक ज्ञान की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। थर्ड दिया है व्याकरण की परिभाषा की बात भी नहीं है। भाषा संरचना, इसमें कोई भाषा की संरचना की भी बात नहीं की जा रही है। इसमें जो मेन चीज़ है भाषा की बारीकी, क्योंकि अभी भी प्रोसेस चल रहा है, इसको इसमें क्या भाव निकल रहा है, तो इसका सही आंसर है भाषा की बारीकी। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको एक पोयम दिखाती हूँ जो हमारी धर्मवीर भारती जी की है। ये पोयम पूरी नहीं है बट आधी है, शायद आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि सपना है अभी भी। तो ये पोयम आप देख लीजिएगा, इससे आप बहुत सही तरीके से समझ जाएंगे। इसमें बात की गई है भाषा की बारीकी की, है ना, हम बारीकी की बात करेंगे। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 110 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री महत्वपूर्ण है? अर्थात भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक बुक के अलावा और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट दिया है रेडियो नाटक, सेकंड है कविता पाठ, थर्ड है आयु अनुरूप साहित्य, फोर्थ ऑप्शन है समाचार पत्र। अगर हम इसे एलिमिनेट करना स्टार्ट करें तो फोर्थ दिया है समाचार पत्र। ये गलत हो गया क्योंकि न्यूज़पेपर की बात है, न्यूज़पेपर की बात भी की जाएगी, पर अब हमें नहीं पता कि न्यूज़पेपर में जो आया है वो बच्चे को पसंद आ रहा है या नहीं, ठीक है, बच्चे की आयु के अनुसार है या नहीं, है ना। कविता पाठ भी कभी कभी क्या हो जाती है, बच्चे के लिए बोरिंग साबित हो जाती है ना, तो वो बच्चा उससे कई बार उतना नहीं सीख पाता। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो नाटक, रेडियो नाटक है, ये भी ज़रूरी है ना, पर यहाँ पे जो सबसे सही और सटीक आंसर है वो है आयु अनुरूप साहित्य। मतलब बच्चे की आयु जो भी होगी उसके अनुरूप उसको अगर साहित्य की किताब दी जाएगी तो वह बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसको बाल साहित्य दी जाएगी, अगर कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको नोवेल दी जाएगी जो उसको पसंद है, ठीक है, जो उसकी आयु के वर्ग के बच्चे देखना पसंद करते हैं। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 पे। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है, क्या है विचार ये? तो यह विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या फिर निराधार है? सो गाइस, देखिए गणित विज्ञान, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कल इंग्लिश के पेपर में भी कराया था कि जो बच्चे होते हैं वो कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी भाषा सीखते हैं तो वो अलग अलग किताबों से सीखते हैं, तो वो उसका बहुत अच्छे से उसको सीख पाते हैं, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को। तो ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है यह कथन कि बच्चे अलग अलग भाषा, अलग अलग सब्जेक्ट, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान आदि से बच्चे भाषा सीखते हैं, तो ये पूर्णतः सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112 पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। सेकंड ऑप्शन है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। सबसे पहले देखें भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, अर्थात अगर पाठ्य पुस्तक में अलग अलग चीज़ें दी जाएं, अर्थात बच्चों को पोयम भी मिल रही है, बच्चों को स्टोरी भी मिले, ठीक है, और बच्चों को काव्य भी मिले, तो बच्चे क्या कर पाएंगे, विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकते हैं। तो इसका हम नीचे देखते हैं विभिन्न रंगतों वाले, ये बात सही बैठ रही है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, बिल्कुल, जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे हैं, बच्चे उनसे भी परिचित हो सकें, ये कथन भी सत्य है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि बच्चों के अगर समाज में रहेंगे तो बच्चों को अगर बुक में सामाजिक संस्कृति के बारे में दिया जाएगा तो बच्चे उससे परिचित हो सकेंगे कि हमारी लोक कथा ये है, हमारा लोक गीत ये है, हमारी लोक कला ये है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर है ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113 है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं, जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों। बिल्कुल नहीं, बच्चों को बहुत सारी किताबें दे देंगे तो बच्चे उस चीज़ को भागना चाहेंगे, मतलब कि मैं यहाँ से कब जाऊँ, तो उसको बेहतर तरीके से वो नहीं सीख सकते।
भाषा का समृद्ध परिवेश हो, अर्थात जो भाषा हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, अगर हम भाषा हिंदी सिखाना चाहते हैं तो अगर हम बच्चे के परिवेश में, बच्चे के माता पिता या फिर उसके परिवेश में अगर हम वही भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे कई लोग होते हैं हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि भाषा हिंदी भाषा तो हमारी मदर टंग है, वो हमें आती ही है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारा परिवेश वैसा हो जाए। अगर हमसे कोई बात इंग्लिश में ही कर रहा है तो हम उसे इंग्लिश में ही जवाब देंगे, हम सुन के ज़्यादा सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये समृद्ध परिवेश वाली बात है। थर्ड ऑप्शन है सरल साहित्य का चयन। सिर्फ सरल साहित्य का चयन की बात होगी, ये भी गलत हो गया, सिर्फ सरल साहित्य से भी नहीं सीख सकता। फोर्थ ऑप्शन है परीक्षाओं का आयोजन हो, अर्थात सिर्फ पेपर का आयोजन होगा तो बच्चे पेपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 114 पे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा का आकलन करना है हमें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमें आकलन करना है। आप याद रखिएगा, हमें यहाँ पे बात की गई भाषा का आकलन करना है, हमें जांचना है, ठीक है। सर्वप्रथम है अवलोकन, सेकंड है जांच सूची, थर्ड है साक्षात्कार सूची और फोर्थ है लिखित सूची। तो सबसे पहले हम जानते हैं अवलोकन करना मतलब क्या होता है। अवलोकन का अर्थ होता है आंखों से देखना, अर्थात स्वयं घटना स्थलों पर जाकर उस चीज़ को देखना। जैसे बोला जाता है कि आपने उस चीज़ का अवलोकन किया है, इसको हम भाषा को आकलन करने के लिए अगर हम अवलोकन करेंगे, स्वयं से देखकर उसको लिखेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, अवलोकन होगी। सेकंड है जांच सूची। तो हम समझ लेते हैं जांच सूची क्या होती है। जांच सूची का अर्थ है चेक लिस्ट, ऐसी सूची जिसके बारे में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा जांच सूची की बात। साक्षात्कार सूची का मतलब है, साक्षात्कार मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोग जब किसी विशेष टॉपिक पर बात करें, ठीक है, कुछ विशेष चर्चा करें। और सूची का मतलब है सूचीबद्ध क्वेश्चन। तो अर्थात कोई सूचीबद्ध क्वेश्चन है, सूचीबद्ध क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो वो है साक्षात्कार सूची। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ 2 या 2 से लोगों की बात की गई है। फोर्थ है लिखित परीक्षा, ठीक है, लिखित परीक्षा हो गया, हम रिटन एग्जाम दे रहे हैं, तो भाषा आकलन के लिए ये भी सही सूची नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, अवलोकन, हम स्वयं से उस चीज़ को देखें, स्वयं आंखों देखी घटना का विवरण करें, तो वो होता है अवलोकन। तो ये जो है भाषा आकलन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, अवलोकन करना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। सो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 115 है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। सो अगर आपको कभी भी ये डैश वाले क्वेश्चन मिले तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हम डैश को फिल करके देख लें। आई थिंक देखिए, आप पहले को लगा के देखते हैं। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप उच्च दक्षता प्राप्त करना, ठीक है। सेकंड दिया है सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, थर्ड ऑप्शन है औसत दक्षता प्राप्त करना और फोर्थ है बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। सो गाइस, आपको पता ही होगा बुनियादी मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं बुनियादी मतलब होता है स्टार्टिंग, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना, जब घर बनता है तो वो बुनियादी की स्तर बुनियाद भरी जाती है, तो मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो कोई भी पाठ्यचर्या का एक मुख्य लक्ष्य होता है, किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से ज्ञान, उसमें दक्षता प्राप्त करनी है तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपकी बुनियाद क्लियर होनी चाहिए, तो मतलब बुनियादी दक्षता प्राप्त करना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है औसत दक्षता प्राप्त करना, नहीं, औसत भी नहीं होगा, सर्वोच्च की बात भी नहीं होगी और उच्च की बात भी नहीं होगी। तो यहाँ पे सटीक आंसर बैठता है बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पे। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा के विभिन्न कौशलों में, ठीक है, विभिन्न कौशल, हमारे अलग अलग कौशलों की बात की गई है, तो डैश, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं विभिन्न कौशल कौन से हो सकते हैं। विभिन्न कौशल हमारे हो सकते हैं, इसकी एक सबसे बेस्ट ट्रिक है सब पल, ठीक है। सौ मतलब सुनना, ब मतलब बोलना,
प मतलब पढ़ना और ल मतलब लिखना। ठीक है, सबसे पहली बात हो गई सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो अगर हम देखें इसमें, इस डैश में हम इन चारों से कोई चीज़ को ला के देखें, कौन सा सटीक आंसर बैठता है। भाषा के विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रमिक का मतलब क्या होता है। क्रमिक मतलब होता है क्रम से, एक के बाद एक, मतलब पहले सब पल की बात होगी, जैसे पहले सुनना आएगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, अगर हमें किसी बच्चे को पढ़ाना है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप चारों इसी तरीके से सीखें। हम ये कह सकते हैं कि आप मतलब पहले आपको सुनाया ही जाएगा बच्चे को, फिर बोलना सिखाया जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सारी चीज़ें एक साथ कराई जाती है। बच्चा सुनता भी है, बच्चा बोलता भी है, बच्चे को पढ़ना भी सिखाया जाता है, थोड़ा थोड़ा अक्षर, भले वो छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, और फिर उसको लिखना भी सिखाया जाता है। छोटा आ बोलना सिखा रहे हैं तो छोटा आ लिखना भी सिखाएंगे। ठीक है, और सुनना भी सिखाया जाता है, बोलते हैं तो वो सुन रहा है, उसको वो चीज़ अक्षर को बोलवाना भी सिखाया जाता है। तो एकीकृत का अर्थ होता है सारी चीज़ें एक साथ। ठीक है, और क्रमिक का अर्थ होता है एक के बाद एक। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्रमिक का हम बोल सकते हैं जैसे हमारी जैसे हो गया छोटा आ, बच्चे को सिखाए, फिर बड़े आ। ठीक है, मतलब हम एक के बाद एक स्टार्ट करें। और एकीकृत का अर्थ हो गया, एकीकृत का अर्थ हो गया हम कि सब पल जो है, जैसे सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, ये चारों चीज़ें एक साथ कराएं हम बच्चों को। सुनाएं भी एक, मतलब क्लास में बुलवाएं भी उसको, पढ़वाएं भी और लिखवाएं भी। तो इसका सही आंसर है एकीकृत करना। ठीक है, मतलब एक साथ कराना। भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। सबसे पहले दिया है आगमन विधि, सेकंड दिया है निगमन विधि, थर्ड है सूत्र विधि और फोर्थ है पाठ्य पुस्तक विधि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि वह होती है, सबसे पहले किस विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि होती है, इसमें छात्र पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और दिया है, यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। सो गाइज, ये जो दिया है आगमन और निगमन विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़कर जाइएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि चलती है, आगमन या फिर निगमन। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। तो हमें याद रखना है कि आगमन विधि क्या होती है, जो हमारी उदाहरण से सूत्र की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि आगमन विधि चलती है हमारी उदाहरण से नियम की ओर, नियम की ओर मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। और जो निगमन विधि होती है वो हमारी नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है व्याकरण शिक्षण की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम कट कर देते सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि, तो बिल्कुल नहीं है। बात हो रही है आगमन या निगमन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, पहले हम इसका एग्जाम्पल अगर समझें तो आगमन विधि। ठीक है, मैं आगमन विधि का समझाती हूँ, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम मतलब जैसे व्याकरण की ही बात कर लेते हैं। व्याकरण में अगर हम बच्चे को संज्ञा सिखा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं बच्चे से कि बच्चे सबसे पहले अपना नाम बताओ, अपने पापा का नाम बताओ। और तो बच्चे ने बताया कि मेरा नाम फलाना कुछ भी है, मेरा नाम पारस है। ठीक है, तो उससे बोला कि आप किस शहर में रहते हैं, तो उसने बताया मैं लखनऊ शहर में रहता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे उसने बताया तब हम उसको संज्ञा की परिभाषा देंगे कि जो आपने उत्तर बताया है वही संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो गया आगमन विधि, मतलब उदाहरण से हम नियम की ओर चले। हमने बच्चे से पहले उदाहरण में उसका नाम पूछा, उसके पापा का नाम पूछा, फिर हमने पूछा वो कहाँ रहता है, फिर हमने बताया जो आपने ये चीज़ें बताई हैं यही क्या है, आगमन विधि। तो ये हो गया हमारा व्याकरण शिक्षण की बात। तो हमने यहाँ पे किस चीज़ की बात की, बच्चे ने संज्ञा की बात की थी। ठीक है, निगमन की बात की जाए तो निगमन का अर्थ होता है नियम से उदाहरण। मैं आपको समझा देती हूँ, निगमन को भी निगमन है नियम से उदाहरण।
तो इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे से हम पहले ये बड़ी क्लासेस में होता है नियम से उदाहरण है, जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन है, जैसे हम बच्चे से बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर याद रखो, ठीक है। अगर वो बीच में क्वेश्चन में आएगा तो हम उसे आपसे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ने पहले नियम को याद किया, उसके बाद उसने उसके उदाहरण को सॉल्व किया, ठीक है। और या फिर जैसे एक है बॉड मास, जैसे छोटे बच्चे को हम लोग प्लस माइनस करना तो सिखा देते हैं, लेकिन बॉड मास नहीं सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बॉड मास होती है, बॉड मास इक्वेशन हम सिखाते हैं बच्चे को थोड़ी बड़ी क्लासेस में। तो ये हो गई निगमन विधि। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा हुआ है। रक्त और हमारा शरीर क्या है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, विज्ञान का पाठ है एक तरीके से ना। लेकिन अगर ये भाषा की पाठ्यपुस्तक में जुड़ा है तो इसका क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है विषयों की विभिन्न भाषाओं, सेकंड ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, थर्ड ऑप्शन है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान संबंधी शब्दावली। क्या इसका मतलब ये होगा कि विज्ञान संबंधी शब्दावली सिखा रहे हैं इसीलिए हमने पाठ डाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विज्ञान संबंधी शब्दावली नहीं, हमें यहाँ पे सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी मिल जाता है, कभी कभी भाषा में आर्ट का भी मिल जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड दिया है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। सेकंड देखते हैं संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, पूरे पाठ्यचर्या में हम भाषा की बात करें, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फर्स्ट है विषयों की विभिन्न भाषाओं, हम बच्चों को विषयों की भाषाएं सिखाना चाहते हैं, तो यह भी गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 119 है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। सबसे पहले गाइस हम जान लेते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभाषा फॉर्मूला होता है जिसमें हम अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं। सो गाइस मैंने आपको बताया है कि त्रिभाषा क्या होती है। जैसे त्रिभाषा है ना, त्रिभाषा के अंदर आती हैं बच्चे की इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभाषा फॉर्मूला। इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि डैश दिया है तो हमें फिल करके देखना है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की संस्कृति की चुनौतियों, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया कि संस्कृति की चुनौतियों की बात करना, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम गलत लगा देते हैं। सेकंड है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की समस्याओं की चुनौतियों, ठीक है, और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे समस्याओं वाले पे। थर्ड दिया है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है, ठीक है। मतलब भारत में जो भाषा स्थिति है उसकी चुनौतियों, तो भाषा स्थिति की चुनौतियों की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन संस्कृति को संबोधित करने की बात की गई है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। फोर्थ दिया है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों, बिल्कुल सही बात। और अवसरों को संबोधित करने का मतलब और क्या क्या हमारे पास अवसर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पर गलत इसलिए हो गया क्योंकि समस्याओं की चुनौतियों, समस्याओं ऑलरेडी समस्याएं हैं, ठीक है, समस्याओं की चुनौतियों वाली बात हो गई गलत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120 है लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था, सबपल, एक बहुत इजी ट्रिक बताई थी। सबपल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो अभी ये बताया, तो ये पूर्णतः असत्य वाली बात तो गलत हो गई, ये पूर्णतः सत्य है बिल्कुल। थर्ड है आंशिक रूप से सत्य है, ये भी बात गलत हो गई। और पूर्णतः निराधार है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा इस चीज़ का आंसर नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।